जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज आप लोगों के साथ जुड़ने का अवसर देने के लिए और अपने सद्गुरु का गुणगान करने का भी अवसर मिलने के लिए। कभी कभी इतना ताज्जुब होता है कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज, जिनका हमारा साथ तो जन्मों जन्मों का है, इस जन्म में हम सारी संगत को अलग अलग मुकाम पे मिले हैं। अपने से जोड़ा है उन्होंने, अपनी छत्र छाया में लिया है और कारवां बंधा गया है। संगत इतनी सारी दुनिया में फैल गई है। He has touched millions of lives and keeps transforming us every second, every minute, all the time with his blessings. मैंने अपनी जर्नी गुरुजी के साथ इस प्लेटफॉर्म पे कई बार शेयर की है। जर्नी तो वही है। कई बार सोचती हूँ कि अरे ये बताना चाहिए था, वो सत्संग शेयर करना चाहिए था, लेकिन जो गुरुजी कहलवाना चाहते हैं वही सामने आता है। जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया है, गुरुजी को हम पहली बार मिले थे। हमारे एम्स के कोलीग है डॉक्टर खिलनानी, उनके घर पे जब गुरुजी आए थे। डॉक्टर खिलनानी ने हमें इनवाइट किया, लेकिन मैं उस समय बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं थी इस तरह के धार्मिक अवसरों पे जाने की। उनका फिर दोबारा कॉल आया कि अंकल को, जैसे डॉक्टर पांडव अंकल जो मेरे हस्बैंड है उनको, कि मुझे जरूर लेके आए। और शायद ये गुरुजी का बुलावा था क्योंकि मैं एकदम से तैयार हो गई कि चलो चलते हैं। और हम लोग वहां पर गुरुजी पहुंचने से पहले ही पहुंच गए। गुरुजी 5 बजे पहुंचने वाले थे, हम लोग थोड़ी देर पहले पहुंचे और हम डॉक्टर खिलनानी तैयार बैठे हुए थे गुरुजी का स्वागत करने के लिए। और हम उनसे जाके बात करने लगे गुरुजी के बारे में, उनको पूछने लगे कि ये इनका नाम क्या है, कौन से गुरुजी है, ये कहाँ से हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी का कोई नाम हम नहीं लेते और जो भी कुछ है गुरुजी वो आप खुद ही देख लीजिए। और हमारी बातें हो ही रही थी, उसी समय गुरुजी की कार उनके दरवाजे के सामने आई और वो गुरुजी के स्वागत के लिए आगे गए। हम लोग दोनों दरवाजे पे ही खड़े रहे। जब गुरुजी को वो अंदर लेके आए, गुरुजी थोड़ी सी संगत अपने साथ लेके, हमेशा जाते हैं वैसे, लेके आए थे। और जैसे गुरुजी ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और हमने दोनों ने उनकी तरफ जब देखा तो एक क्षण के लिए दैट मोमेंट इज फ्रोजन इन टाइम फॉर मी। मैं वो क्षण कभी नहीं भूल सकती। मेरे लाइफ का ये सबसे भाग्यशाली, सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक और सबसे पावन क्षण है जो मैं अपने गुरु को रूबरू फर्स्ट टाइम मिली थी। गुरु जी को देखते ही हम लोग बिल्कुल अपना सब कुछ भूल गए जैसे, क्योंकि मुझे वो पहले क्षण में तो यही लगा कि वो इस धरती के हैं ही नहीं, वो कहीं बाहर से किसी दूसरे प्लैनेट से आए हुए लग रहे थे, किसी फरिश्ते की तरह। और उनका जो ऑरा था, जो तेज था, वो तो आपने कई सारे सत्संगों में सुना होगा जब लोगों ने, संगत ने बताया है। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने महसूस किया कि उनके आते से पूरे वातावरण में बदलाव हो गया, एकदम से पॉजिटिविटी फैल गई, ऐसा लगा। अंदर से मन में एकदम आनंद और एक तरह का सुकून और शांति महसूस होने लगी। कुछ तो भी अजीब से, इतना आनंद वो बयान नहीं कर सकते, उस तरह का कुछ एक एनर्जी अपने अंदर से भी निकल रही है, इस तरह से कुछ महसूस होने लगा। और हम दोनों गुरुजी की तरफ देखते रहे, फिर एक दूसरे की तरफ देखते रहे। वी वर टोटली डम्बस्टक। एंड डॉक्टर खिलनानी ने जब हमें उनसे इंट्रोड्यूस कराया, तब गुरुजी ने अंकल को बोला कि डॉक्टर तुसी बाहर चले जाओ। तो हमें लगा कि शायद हम इस धार्मिक वातावरण में, एक शायद कोई बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं और इनको शायद हमारे इस वातावरण के लिए हम सुटेबल नहीं है, इसलिए हमको जाने को कह रहे हैं। तो हम लोग बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगे और गुरुजी हमें, फिर संगत हमें अंदर बुलाने लगी कि गुरुजी हमें अंदर बुला रहे हैं। देन वी केम बैक, और जब तक गुरुजी अपने आसन पे विराजमान हो चुके थे, गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया, बिठाया और बताया कि नेम, फेम एंड वेल्थ, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू आउटसाइड मी।
इस तरह की मतलब उनकी बातों का था ये, वो हमें समझाने लगे। और फिर हम लोग उनके पास ही बैठ गए। अंकल ने हाथ जोड़ के गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं 25 साल से बाहर ही काम कर रहा हूँ, अब इंडिया के लिए काम करना चाहता हूँ। तब गुरुजी ने स्माइल करके उनको पैट कंधे पे थपथपाया और स्माइल करके फिर हमसे बात करने लगे। कुछ छोटी छोटी बातें करने लगे। संगत भी तब तक बैठ गई थी। फिर दूसरे भी लोग जो इनवाइटीज थे वो भी आने लगे, गुरुजी को मत्था टेक के वो भी बैठने लगे। थोड़ी देर बहुत शांति छाई रही। तो फिर मैंने संगत से आई हुई एक आंटी को जो मेरे साथ बैठी हुई थी उनसे पूछा कि अब ये क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ बोलेंगे भी? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो मैं मन में सोचने लगी कि अभी फिर हमें यहाँ किस लिए बुलाया है कि अगर ये कुछ बोलेंगे भी नहीं, कुछ करेंगे भी नहीं, तो हमें बुलाया किस लिए है? तो उसी समय फिर गुरुजी ने एक संगत मतलब एक अंकल को खड़ा किया और उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा। तो वो एक पेशेंट ही थे डॉक्टर खिलनानी के, जो गुरुजी की तरफ मतलब उन्होंने उनको भेजा था और गुरुजी की ब्लेसिंग से उनका कैंसर ठीक हो गया था। उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस सुनाया। उसके बाद में गुरुजी ने किसी दूसरे अंकल को अपना एक्सपीरियंस सुनाने के लिए कहा। तो इस तरह से काफी लोगों ने सत्संग शेयर किए। हम बीच में हम लोगों को चाय प्रसाद और लंगर सर्व हुआ। गुरुजी बीच में हम लोगों से छोटी बातें भी कर रहे थे। बहुत प्यार से गुरुजी हमसे कुछ पूछ रहे थे, जस्ट अ स्मॉल टॉक। एंड लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा था। एक्सपीरियंस भी हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगे। हमारा कुछ ऐसे विश्वास होना नहीं होना इस तरह के भी कोई मतलब मन में विचार नहीं आया, बस अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद में गुरुजी ने हमें कहा कि आपको वहां एम्पायर स्टेट आना है, वहां मैं रहता हूँ और वहां पर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में संगत होती है, तो आपको थर्सडे को आना है। उस दिन संडे था और हमें थर्सडे के लिए गुरुजी बुला रहे थे। कई बार गुरुजी ने कहा, तो उस समय हमने कुछ भी नहीं सोचा उसके बारे में, बस हमें बस अच्छा लग रहा था। उसके बाद में जब सत्संग खत्म हुआ और गुरुजी चले गए, हम लोग भी बहुत खुशी से घर आए कि आज एक बहुत ही अनोखे व्यक्ति से मिले, एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और बहुत अच्छा लगा। फॉर सम रीजन बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में लेकिन नेक्स्ट डे हम अपने काम में व्यस्त हो गए। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया हमें गुरुजी की याद आने लगी। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भी वी आर वेरी डिफरेंट पीपल। हमारे लाइक्स डिसलाइक्स भी बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन दोनों को सेम फीलिंग महसूस हो रही थी। गुरुजी की याद आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वहां हमको बिल्कुल जाना चाहिए। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए वो हमारी ईगरनेस बढ़ने लगी। तो जैसे वेडनेसडे आया तो मैंने अंकल से बोला कि डॉक्टर एक शर्मा है जो एम्स के बहुत सीनियर डॉक्टर है, जिनको गुरुजी ने ही पीजीआई चंडीगढ़ से एम्स लाया था। तो वो भी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो हमने कहा कि चलो उनसे पूछते हैं कि वो एम्पायर स्टेट कुछ बोल रहे थे गुरुजी, तो वहाँ वो कौन सा एड्रेस है, वहां कैसे पहुंचना है, विल फाइंड आउट फ्रॉम हिम एंड विल गो। तो हमारे फोन करने से पहले ही उनका फोन आता है हमें और वो कहते हैं हमें कि गुरुजी ने बुलाया है आपको, कल चलना है ना? तो हमने कहा हाँ बिल्कुल चलना है। एंड देन ही टुक अस बोथ ऑफ अस और हमको अपनी कार में वो वहां ले गए। और रास्ते में उन्होंने फिर गुरुजी के बारे में थोड़ी बातें बताई, वहां के चीजों के बारे में बताया। तो जब हम वहां पहुंच गए और वहां हॉल में अंदर एंटर किया तो गुरुजी फिर अपने आसन पे विराजमान थे। संगत काफी बैठी हुई थी और काफी लोग आकर के लाइन में खड़े हुए थे मत्था टेकने के लिए। तो जैसे हम मुड़कर के गुरुजी से फिर रूबरू हुए तो गुरुजी ने जैसे ही हमारी तरफ नजर उठाई और आई सॉ गुरुजी वाज स्माइलिंग वेरी हैप्पीली। और मुझे उस समय ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी टू सी अस एंड ही वाज वेटिंग फॉर अस। कहते हैं ना कि जैसे इंसान गुरु को खोजता है या गुरु का इंतजार करता है, गुरु की मतलब चाहता है गुरु को मिलना, वैसे गुरु भी अपने शिष्यों को बुलाता है, अपने भक्तों को बुलाता है और उनका इंतजार करता है। तो इस तरह की कुछ मुझे भावना महसूस हुई। जब हमने उनको मत्था टेका तो गुरुजी ने फिर अपने पास बैठा लिया और फिर चाय प्रसाद आई। और लेकिन यहाँ पर थोड़ा माहौल अलग था, उनके घर पे थोड़ा घरेलू माहौल था, डॉक्टर्स थे
और यहाँ पर तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस और दिल्ली के हुज हू वाले बहुत सारे लोग थे। और तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा कि आई वाज फीलिंग लिटिल डिस्कम्फर्ट कि ये कैसे गुरु है, इज ही ऑल्सो अ फैशनेबल गुरु, जिस तरह से मतलब इसमें होता है बड़े शहरों में लोगों के शौक होते हैं कि गुरु चाहिए, इस तरह से तो नहीं है। तो उस दिन तो बहुत अच्छा लगा था। तो एंड मेरे मन में कुछ भी थॉट आ जाए और मैं पास ही बैठी हुई थी गुरुजी के, एंड गुरुजी वुड इमीडिएटली आंसर टू इट। मैंने कहा कि संत तो साईं बाबा जो शिरडी के हैं उनके जैसे होते हैं कि जिनके पास गरीब आते हैं और उनको सबसे ज्यादा वो कल्याण करते हैं। तो गुरुजी एकदम से मुझे बोल उठते हैं कि मैं साईं बाबा से मिला हूँ बचपन में। एंड देन आई केप्ट थिंकिंग कि भाई ये गुरुजी कैसे मिल सकते हैं उनको, उनकी कैसी उम्र थी, कौन सी उम्र में वो चले गए, और गुरुजी तो उसके बहुत बाद में पैदा हुए होंगे। आई जस्ट केप्ट मतलब अपने मन में रैशनल जो हमको नहीं करना चाहिए बाद में हमने ये अनलर्न किया, वो उस समय मेरे मन में विचार आने लगे। तो गुरुजी वाज आंसरिंग ईच एंड एवरीथिंग। मुझे गुरुजी कहते हैं कि ये सारे लोग मेरे पास आते हैं पॉलिटिशियंस वगैरह बिकॉज उनके पास बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। गरीब आदमी अपना पेट पालने में लगा हुआ होता है, उसके पास कहीं जाने का वक्त नहीं होता, उनके पास मैं खुद चला जाता हूँ। मैंने बस टेकन अ बैक क्योंकि ये बिल्कुल मेरे मन के विचार पढ़ रहे हैं, जो मेरे मन में आए उसका जवाब दे रहे हैं। उसके थोड़ी देर के बाद में एक आंटी मेरे पास आके बैठी, वो बाद में मैं मतलब मेरी उनसे बहुत अच्छी पहचान हुई, बट एट दैट टाइम शी वाज अननोन टू मी। उर्वशी आंटी नाम है उनका। वो मेरे पास आई एंड देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट गुरुजी। तो और मेरे मन में फिर जो जो सवाल आते गए उनका वो भी जवाब देती गई। मैंने कहा कैसी अजीब जगह है यहाँ, गुरुजी भी हर चीज बता रहे हैं। खैर वो तो महापुरुष है और बहुत मतलब इवॉल्व सोल लग ही रहे थे हमको पहले से ही। और लेकिन ये आंटी भी पता नहीं वाई ऑल द पीपल शी इज जस्ट कमिंग टू मी एंड मुझे ही क्यों ये बता रही है। उस समय मुझे इसे सत्संग कहते हैं इसका भी कोई अंदाजा नहीं था। तो मेरे साथ वो सत्संग कर रही थी और उसमें मुझे बहुत सारे जवाब मिल रहे थे, जो मेरे में हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आई हैड, और जवाब मिलते गए। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ मतलब गुरुजी के पास बैठ करके। थोड़ा सा माहौल मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था लोगों का, लेकिन उसके बाद में आगे उस दिन की बात कभी भी मुझे किसी की वजह से भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। बस मैं अपने गुरुजी के पास ही, गुरुजी की तरफ ही देखती रहती थी। वो किस तरह से संगत से बात करते हैं, किसको क्या जवाब दे रहे हैं, किस तरह से उनका मतलब भाव होता है, और वो सब कुछ मैं उन्हीं की तरफ बस देखती रहती थी। इनफैक्ट मैंने इतने वर्णन सुने हैं कि गुरुजी के चोले इतने सुंदर थे, गुरुजी का ऐसा ये सुंदर था, ऐसा था। मेरा कभी भी इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। मुझे तो बल्कि आज भी ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो हमारे गुरुजी उसको पहनते थे, उन्होंने उसको टच किया था, इसलिए वो सुंदर होंगे। क्योंकि वो हमारे गुरुजी जो है वही सबसे दुनिया में सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे महान, सब कुछ वही है। तो उनकी वजह से सारी चीज है, बाकी किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। तो गुरुजी हमें बहुत प्यार से बात कर रहे थे हमारे साथ। उसके बाद में गुरुजी ने हमें कहा कि आपको कल फिर आना है। अच्छा, एक चीज मैं बताना कभी रह जाता है और मुझे आज भी बड़ी शर्म आती है इस बात से कि उस दिन मैंने कहा ना कि मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा था, तो मैंने मतलब चाय प्रसाद दिया, लेकिन मैंने लंगर के लिए मैं बैठी ही नहीं। अंकल ने लंगर किया, 4 लोग में किसके साथ बैठूं, कैसे करूं। आई वॉज वेरी मतलब परेशान हो गई थी मैं थोड़ा। लेकिन जब मत्था टेकने गए तो गुरुजी ने मुझे वही सवाल किया कि ये आंटी लंगर किया, एंड मुझे लगा शायद मैं मना करूं तो इनको बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने कहा हाँ जी कर लिया। और मुझे आज भी इतनी शर्म आती है कि मैंने उस दिन, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, जनरली ऐसे मतलब अननोइंगली होता होगा, बट दिस टाइम आई जस्ट सेड दैट एंड मुझे आज भी इतना बुरा लगता है। उसके बाद मैंने इतनी माफिया मांगी गुरुजी से कि मतलब मेरी ब्लेसिंग चली गई, वो बात नहीं है। मैंने अपने गुरु से इस तरह से कैसे मैंने बात की, इसका मुझे हमेशा दुख हुआ। मैंने 1000 बार अभी तक
उनसे माफी मांग चुकी हूँ मैं, और आज भी मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे क्षमा करें। और आज भी कभी कभी संगत कभी कोई गलत चीज करती है, या कभी जैसे गुस्सा आ जाता है कि भाई थाली में लंगर छोड़ दें, या कभी कोई चीज ना कि हमने पीते चाय वगैरह ऐसे रूडली बात करें, तो मुझे अपनी चीज याद आ जाती कि मैंने तो गुरुजी के सामने गलत बात करी थी। तो इन लोगों को भी हमको माफ करना आना चाहिए। हमें क्या माफ करना चाहिए, हमारे गुरु उनको माफ करते हैं, हमें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। उनको आज नहीं समझ रहे हैं, वो कल समझ जाएंगे। तो इस तरह से फिर हमको गुरुजी ने दूसरे दिन बुलाया, फिर और बुलाया, फिर और बुलाया, रोज बुलाते गए और हम रोज जाते रहे। हमें बस अच्छा लगता था गुरुजी के पास जाना, बैठना, वहां का एक्सपीरियंस। उनके पास बैठते ही सारी चीज भूल जाते थे, एंड यू जस्ट बी इन दैट मोमेंट, और बहुत ही अच्छा लगता था। वो किस तरह का अच्छा है वो भी वर्णन करने से परे है। तो धीरे धीरे हमें पता चला कि सारे लोग तो एक ही दिन नहीं आते हैं, अलग अलग दिन आते हैं। तो हमने जब पूछा तो हमें पता चला कि लोगों के दिन बंधे हुए हैं। तो हमें लगा गुरुजी से पूछना चाहिए भी हमारा भी कोई ऐसा दिन हो। तो हमने जब जाके गुरुजी से पूछा तो गुरुजी हंसने लगे, कहने लगे तुम सारे दिन तुम्हारे हैं, तुम हर रोज आना है आपको। तो हम लोग फिर हर रोज आने लगे। ऐसे धीरे फिर हम लोग शब्द सुनते थे। तो पहले तो मुझे पंजाबी नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझती थी, लगता था पंजाबी में कोई भजन गा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसमें इतना मन लगने लगा, इतना आनंद आने लगा, इतना प्यार लगने लगा कि ऐसे लगता था कि बस सुनते ही रहो, और उसमें एकदम खो जाते थे। तो मैंने अंकल से बोला एक दिन कि ये जो बजते हैं भजन मंदिर में, तो वो ना इसकी सीडी हम भी खरीद लेंगे और हम घर में भी सुना करेंगे। तो इन्होंने कहा बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है, मैं आज ही डीजे अंकल को बोलता हूँ कि ये कहाँ मिलते हैं, हम लोग वहीं से खरीद लेंगे, मैं उनसे पूछ लूंगा। तो फिर नेक्स्ट डे जब हम गुरुजी के पास गए तो हम जहां पर उस समय तो ऐसा होता था, ये नहीं कि अपनी बहन है या फ्रेंड है उनके साथ में ही बैठेंगे, उनके साथ ही लंगर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जहां सेवादार बिठाएंगे, जहां गुरुजी की मर्जी होगी वहां आप बैठो, वहां वहां लंगर कहीं और, मतलब जिस तरह से गुरुजी का अरेंजमेंट होता था उसी तरह से हम रहते थे। अपने अपने परिवार कहाँ है कुछ पता नहीं रहता था। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अंकल कि भाई मैं उनको देखूं तो मैं उनसे इशारे से पूछूं तो सही कि भाई सीढ़ी लेने का पूछने के लिए याद करा उनको। सो आई जस्ट हैड लुक एट हिम, मैंने उनको ढूंढ लिया और मैंने उनको इशारे से पूछा भी कि सीढ़ी के लिए। तो अंकल ने मुझे अपने हाथ में, सीढ़ी में उस टाइम कैसेट हुआ करती थी, तो कैसेट्स दिखाई दो। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो यही मिल गया, शायद यही बेचते होंगे कई मंदिरों में या कहीं भी ऐसी चीजें मिलती है। तो दैट्स व्हाट आई थॉट। और जब कार में बैठे जाने लगे वापस, तो मैंने इनसे पूछा कि आपने कहाँ से खरीदा। तो इन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं किसी से, आई वॉज सिटिंग इन माई मेडिटेशन, में आंख बंद करके ध्यान में था। तो एक अंकल ने आके मुझे उठाया और ये 2 कैसेट्स हाथ में दी और बोला गुरुजी ने ये आपके लिए दी है। तो हमारे मन की हर भावना, हर इच्छा जो जायज है, जो अच्छी है, वो गुरुजी तुरंत कैसे पूरी कर देते हैं। सो हम लोगों ने फिर वो ला करके घर में भी हम लोग फिर सुनने लगे, और इस तरह से फिर हमारा उसके साथ भी लगाव बढ़ता गया। जो समझने की इतनी जरूरत भी नहीं महसूस हुई, अपने आप ही समझ में कोई चीज आ जाती थी या नहीं आती थी तो हम संगत से कभी पूछ लेते थे। तो ऐसे गुरुजी ने हाथ पकड़ पकड़ करके हमें एक एक चीज समझाई। और हम गुरुजी से जब सत्संग सुनते थे, किसी किसी से सत्संग सुनवाते थे जब गुरुजी, और तो एक देखने लायक चीज थी कि गुरुजी यूज्ड टू बी सो हैप्पी इफ दैट पर्सन, मतलब ही गॉट हिज लाइफ बैक और ही गॉट रिड ऑफ हिज डिजीज, या कुछ भी उनके साथ में कितना भी कल्याण हुआ होता, उससे भी ज्यादा मुझे लगता था कि गुरुजी अंदर से इतने खुश हैं जिसका कल्याण हुआ उसके लिए। तो मैं यही सोचती थी कि हु इज दिस अनसेल्फिश पर्सन, मतलब इस दुनिया में कोई इंसान इतना भी अनसेल्फिश हो सकता है? तो ये है कौन, ये कौन हो सकते हैं? ये इतना ज्यादा कल्याण कर रहे हैं, ऊपर से अब सारा बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारी लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। जब अगर हम उनको देखते, जब वो लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेते हुए, तो बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कभी आप किसी चीज के लिए गुरुजी से नहीं पूछते, इतने कष्ट उनको होते थे कभी कभी। सो
लेकिन वो इतने खुश हो जाते थे, इतने खुश हो जाते थे, तो हम भी उस चीज का आनंद उठाने लगे कि अरे आज संगत में इस पर्सन का ऐसा कल्याण हुआ और उसके साथ में ये हुआ, उसके साथ में उसका ये डिजीज ठीक हुआ। और इतनी खुशी, मतलब ऐसे लगता था कि ये कैसी जगह है, यहाँ आकर के क्या क्या होता है, और ऐसी तो कभी कोई पृथ्वी पे कोई जगह ही नहीं हो सकती। और ऐसे लोगों के कल्याण हो रहे हैं, इतना आनंद आ रहा आता था हमें भी, हम भी उसमें बहुत आनंद लेने लगे। और एक दिन हमें पता चला कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है। तो हम तो किसी चीज की वजह से नहीं गए थे गुरुजी के पास, ना हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, ना हमने कभी सोचा कि गुरुजी हमारी कोई चीज ऐसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में कभी सोच ही नहीं आई। लेकिन जब हमारे साथ भी कुछ छोटी मोटी चीजें तो ऐसे ही ठीक हो रही हैं या बदल रही हैं, महसूस हुआ। एक दिन ऐसे हुआ कि गुरुजी ने अपने पुराने सेवादार अंकल हैं, अर्जुन अंकल, तो उनको अपना सत्संग शेयर करने के लिए कहा। तो उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि गुरुजी ने उनका पुराना अस्थमा कैसे ठीक किया। तो उसी समय मेरे अंकल को पता याद आया कि इस साल जब से गुरुजी के पास आ रहे हैं 2 सीजन भी चले गए, लेकिन उनको इनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की, एंड सीजन पे चेंज होने पे इनको एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते थे, इनहेलर तो हमेशा जेब में रखा रहता था, तो इनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी थी उस बार। तो ही जस्ट रियलाइज दिस एट दैट मोमेंट। तो फिर जब सत्संग खत्म हुआ तो गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखिए मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, मुझे भी कोई अस्थमा की प्रॉब्लम में तकलीफ नहीं हुई इस बार। तो देन गुरुजी फिर स्माइल करके कहते हैं कि क्योंकि तुम्हें ब्लेसिंग्स मिली है ना, इसलिए। इस तरह से गुरुजी ने ब्लेसिंग्स क्या होती है, किस तरह से तुम्हें ब्लेसिंग दे रहा हूं मैं, ये भी हमें समझाया। फिर मेरे मन में ऐसे आता था कि ये गुरुजी ये कहाँ से, मतलब ये इतना इवोल्यूशन इनका हुआ है, ये कहाँ से आए हैं, इनका परिवार कैसे होगा, इनका अपब्रिंगिंग कैसे होगा, इनका एजुकेशन कहाँ हुआ होगा, कहाँ पैदा हुए होंगे ये, मतलब हाउ कम ही हैज कम ऑन दिस अर्थ। मतलब बेसिकली यही बार बार सवाल आता रहता था उनकी तरफ, मैं जब भी देखती रहती थी आई यूज्ड टू थिंक लाइक दिस। तो अगस्त का महीना था, गुरुजी ने एक दिन हमको बुलाया। उस दिन लॉन्ग वीकेंड था, सैटरडे संडे के बाद जन्माष्टमी और 15 अगस्त आ रहे थे लगातार। तो गुरुजी ने कहा कि ये छुट्टियां हैं और आप लोग ना दोनों पिंड चले जाओ, डुगरी चले जाओ, और फिर कपूरथला, जालंधर वगैरह 3-4 जगह का बताया गुरुजी ने कि यहाँ यहाँ जाना है आपको, और थोड़ा थोड़ा काम भी बताया। कुछ काम क्या, वो तो हमारे ब्लेसिंग्स ही थे, और हमें बोला कि आपको वहां जाना है। और हम लोग, गुरुजी ने हमें कोई वैसे डायरेक्शन नहीं दी थी कि कौन सा टाइम जाना, कौन से दिन कहाँ जाना। तो हम, अगर गुरुजी बताते तो हम वही फॉलो करते, लेकिन गुरुजी ने नहीं बताया था, तो हमने भी अपने मन से ही अपना प्रोग्राम बनाया एंड वी स्टार्टेड ऑफ। तो हम जहां जहां जाते उसके पहले गुरुजी का फोन चला जाता, और हम पहुंचने वाले होते, वो लोग हमें फोन करते कि गुरुजी का अभी अभी फोन आया, तो आप अभी कहाँ पहुंचे हो, और हमारे लिए लंगर तैयार रखने के लिए, मतलब जो भी कुछ है हमारे लिए, सब कुछ करने के लिए वहां पर पूरी व्यवस्था गुरुजी ने रखी। जब हम पिंड गए, डुगरी गए, तब गुरुजी की पूरी फैमिली हमारे लिए लंगर बना करके रेडी बैठे हुए थे हमारे इंतजार में कि गुरुजी के 2-3 फोन आ चुके हैं कि अभी तक नहीं पहुंचे। और जब हम पहुंचे तो फिर हमें बापूजी ने वहां पर जहाँ डेरा में जाते थे गुरुजी, मतलब अलग अलग जगह दिखाई, वहां पर बैठ के हमने सब सत्संग किए, उनके साथ टाइम बिताया, आंटी के साथ लंगर, चाची जी के साथ में साथ साथ लंगर बनाया। और उसके बाद में लंगर, रात जब हो गई, लंगर वगैरह हो गया हमारा रात का, तो उसके बाद में अंकल जाना चाहते थे। तो आंटी ने, मतलब चाची जी ने बताया कि आपको गुरुजी ने कहा है कि आज रात को यहीं रुकना है। तो जब हम लोग चेंज करने के लिए गए अंदर, तो अंकल ने कहा कि मुझे तो सुबह सुबह बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो मैंने कहा कि तो फिर, तो इन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, जो गुरुजी की आज्ञा है वही करना, बाकी देखा जाएगा। सो उसी समय फिर चाची जी ने दरवाजा खटखटाया और बताया कि अभी अभी फिर गुरुजी का कॉल आया है, गुरुजी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को इम्पोर्टेंट काम है तो उनको जाने दो।
तो जो जो चीज हम गुरु जी की मानते हैं, जैसे जैसे हम मानते हैं, गुरु जी सबसे पहले हमारी सहूलियत देखते हैं। मतलब ये ऐसा अनुभव था हमारा, इतना फुलफिलिंग, इतना आनंददायक। गुरु जी वहां बैठ के हमारा सारा कुछ करवा रहे थे, वेयर अबाउट सब कुछ हमारी जानकारी हमें दे रहे थे और ब्लेसिंग्स भी दे रहे थे। तो इट वॉज अ वेरी मेमोरेबल ट्रिप, जो गुरुजी ने एक एक जगह पे जा जा करके सबके साथ में मिलवाया, बहुत कुछ लोगों से मिलवाया, ब्लेसिंग्स पहुंचाई, ब्लेसिंग्स दी। तो कई बार ऐसे होता था जैसे गुरुजी अंकल को पूछते थे, बिकॉज हमको लगता था कि बिकॉज ही इज अ डॉक्टर फ्रॉम एम्स, कि गुरुजी पूछेंगे कि अच्छा तो फिर ये मेरी शुगर कैसे कम होगी, या मेरा वेट कैसे कम होगा, या ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछते रहते थे। तो अंकल उनको एक्सप्लेन भी करते थे। तो ही यूज्ड टू टॉक अ लॉट विथ अंकल। तो लेकिन आज मुझे पता चल रहा है, उसके 15, 16, 18 पता नहीं इतने सालों के बाद में अंकल को डायबिटीज हो गया, या वेट भी मतलब कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी। सो एट दैट टाइम मुझे अभी याद आता है कि गुरुजी ने शायद इसीलिए वो उस टाइम वो चीज पूछ के और उनसे वो बुलवा करके वो ब्लेसिंग्स दी है। तो हमें उस टाइम, मैंने जैसे बताया था कि हमें उस टाइम कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं थी लाइफ में, कोई परेशानियां नहीं थी। लेकिन उसके बाद में 15 साल के बाद में भी साहब, लास्ट 3 years तो वेरी वेरी क्रुशियल, वेर वेरी क्रुशियल फॉर अस, फॉर अंकल्स हेल्थ, फॉर अदर थिंग्स। बहुत सारे उतार चढ़ाव में से हम लोग निकले हैं। और गुरुजी के 20-20 साल पहले जो भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है, या कुछ किया है, या बताया है, या प्रैक्टिकली मतलब कुछ करा है, वो चीज आज मुझे पता चल रही है कि वो आज के लिए थी। तो ऐसे हमारी जर्नी चलती गई, मेरे बच्चों को ब्लेस किया। मेरी डॉटर उस समय अमेरिका में, एक्चुअली पहले दिन जब हम मिले थे तब मेरे मन में ये भी सवाल आया था, जब हम लोग गुरुजी को मत्था टेक के घर जाने के लिए, आज्ञा लेने के लिए जा रहे थे। तो मेरी बेटी उसी समय अंडर ग्रेजुएशन के लिए यूएस गई हुई थी। तो मैंने सोचा कि शायद उसको पता चलेगा कि हम ऐसे किसी जगह आए हैं, तो शी वुड से कि हम लोग, मैं क्या चली गई, आप लोग कहाँ कहाँ ऐसी ऐसी जगह पे जाने लगे हो। एंड एट दैट मोमेंट आई वॉज क्वाइट फार ऑफ फ्रॉम गुरुजी। वो लाइन में थी मैं क्यों में, और गुरुजी रश्मि आंटी के साथ बैठे हुए थे। जोर से गुरुजी उंगली से मेरी तरफ इशारा करके बोलते हैं, इनकी बेटी है ना, बड़ी सयानी है, अमेरिका में पढ़ती है, उसको पता है महापुरुष क्या है, ये तो इनको पता नहीं है, इसलिए इनके मन में शक हो रहा है। उसके बाद भी गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेसिंग्स दी। तो ये अमेरिका में जब पढ़ रही थी तो उसको उसका सब्जेक्ट भी थोड़ा सा बहुत ही ये था, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो आफ्टर हर अंडरग्रेड तो शी वांटेड टू डू रिसर्च, पीएचडी वगैरह करना चाहती थी वो। उसके लिए उसको हार्वर्ड या एमआईटी जैसे बढ़िया जगह पे रिसर्च करना था। तो शी वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड शी वाज नॉट गेटिंग एनीथिंग और एनी ओपनिंग। तो एक लास्ट ये कॉन्फ्रेंस में उसको एक एमआईटी के बहुत सीनियर प्रोफेसर मिली, और उसने मेरी बेटी ने उसको बताया कि मुझे ना इस तरह से मतलब इंटरेस्टेड हूं मैं वो ओपनिंग के लिए। तो उसने सीधे सीधे बता दिया, दैट प्रोफेसर जस्ट टोल्ड हर स्ट्रेट फॉरवर्डली कि भाई मैं आपको क्यों, मतलब आई विल प्रेफर ओनली एन अमेरिकन स्टूडेंट बिकॉज यू वुड हैव मेनी प्रॉब्लम्स फॉर, बिकॉज यू आर एन इंडियन सिटीजन, आपको शायद वीसा की प्रॉब्लम होगी, और भी काफी सारे उसने टेक्निकलिटीज बताई। और कहा कि इफ यू आर वेरी गुड और बेटर देन एनी अमेरिकन पर्सन देन ओनली आई वुड थिंक अबाउट यू, तो बट यू कैन अप्लाई ऑलवेज। तो इसने फिर अप्लाई किया, बड़ी तैयारी करी उसकी, और बहुत ही टफ फाइट थी इंटरव्यूज के लिए, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू, एंड फाइनली शी गॉट सिलेक्टेड। So it was a very tough fight for her. तो at that time my husband was traveling to US for some work and वो उसको मिलके वापस आ रहे थे। उसी समय इसका ये इंटरव्यू खत्म होके इसका रिजल्ट आ गया था कि इसका सिलेक्शन हो गया। So both of them were very happy and then he came back. तो नेक्स्ट डे जब हम लोग गुरुजी के पास गए तो गुरुजी अंदर कमरे में थे, चोला
चेंज कर रहे थे और थोड़ी सी संगत बाहर, कमरे के बाहर जैसे खड़े रहते थे हम लोग, वैसे खड़े थे, हम भी खड़े हो गए। गुरुजी जैसे अपने कमरे से बाहर निकले तो गुरुजी एकदम जोर से बहुत खुशी से हंस के कहते हैं कि डॉक्टर बिटिया पहुंच गई ना बढ़िया जगह। मतलब बहुत खुशी से और भी उन्होंने कुछ बोला। एंड वी वर सो सरप्राइज कि हमने तो कभी किसी को बताया ही नहीं, ना संगत में किसी को बताया, ना गुरुजी को कभी जिक्र किया कि हमारी बेटी क्या पढ़ रही है, क्या चाहती है, कौन सी जगह जाना चाहती है, कोई इंटरव्यू है या क्या। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नो मेंशन, नथिंग। लेकिन गुरुजी बिल्कुल सब कुछ जानते ही हैं और हमें उसी क्षण पता चला कि ये भी गुरुजी का ही आशीर्वाद था। जब हमने अपनी बिटिया को बताया तो शी वॉज वेरी सरप्राइज बिकॉज शी हैड नॉट मेट गुरुजी देन। और उसको लगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत की, इतनी टफ फाइट दी और आप ये क्रेडिट गुरुजी को कैसे, मतलब किस तरह से दे रहे हो। एट दैट टाइम उसको ये समझ नहीं आई थी तब तक कि आप कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन जो भगवान की जो इच्छा होती है या भगवान का जो राय होती है या भगवान का जो निर्णय होता है वही सबसे ऊपर है और उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी रजामंदी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गुरुजी ने। और सबसे पहले जब जैसे मेडिकल के तो भी बहुत सत्संग है अंकल के साथ में। जैसे एक गुरुजी के बहुत ही करीबी किसी बच्चे को गुरुजी ने हमें बताया था कि उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उनको तुम किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो इन्होंने बताया कि भाई एम्स में दिखाए, कहाँ दिखाए, तो गुरुजी ने बोला जैसे तुम ठीक समझो। तो इन्होंने कहा सीताराम भारतीया में हमारे एक बहुत ही बड़े मेरे टीचर ही है न्यूरोलॉजिस्ट, वो यहाँ पर अभी अभी ज्वाइन किए हैं थोड़े दिन पहले, 6 मंथ्स पहले, तो मैं उनको फिर दिखाना चाहूंगा, ये पास भी पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो फिर गुरुजी ने दिन बताया कि थर्सडे को आना, थर्सडे को दिखाना। एंड थर्सडे वॉज हमारे यहाँ एम्स में हमारा ट्रॉमा सेंटर है, उसका इनॉग्रेशन था। कोई मिनिस्टर्स वगैरह सारे, क्योंकि वो एयर स्ट्रिप वगैरह सारा छत पे करा हुआ था, तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से लेकर बहुत सारे मिनिस्टर्स आने वाले थे। एंड डॉक्टर पांडव हैड टू डू वोट ऑफ थैंक्स। तो ये बहुत सुबह सुबह 6 बजे से उनका फंक्शन होने वाला था और 7:45 बजे इनको वोट ऑफ थैंक्स देने थे। तो उसी दिन गुरुजी ने उनको बोला आने के लिए। तो अंकल ने बोला ठीक है गुरुजी, तो मैं सुबह सुबह 8, 8:30 आ जाता हूँ। तो फिर गुरुजी इन्होंने जाकर के डॉक्टर से फोन करके टाइम भी ले लिया। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी टू मीट हिज स्टूडेंट एंड कहा कि अब तुम जरूर आओ। और मैं फर्स्ट थिंग तो मैं, इन्होंने बताया था कि कोई वेरी स्पेशल पर्सन को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप मुझे टाइम दे। तो उन्होंने बोला था कि सबसे पहले मैं आपके पेशेंट को देखूंगा और आपसे मिलूंगा। तो ये बीच में जैसे लंगर के बाद में टाइम मिलता था तो बाहर रास्ते पे जा करके कॉल करके आए थे। सो और मुझे इन्होंने बोला कि मुझे तो ये वोट ऑफ थैंक्स देना था। तो मैंने कहा फिर अब आप कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो गुरुजी ने जो बोला है वही आज्ञा मैं फॉलो करूंगा। और मेरी वजह से, मतलब मेरे बगैर कोई और दूसरा सीनियर डॉक्टर कर सकता है वोट ऑफ थैंक्स, आई कैन जस्ट टेल देम। सो इन्होंने जब बोला गुरुजी को कि मैं फर्स्ट थिंग डॉक्टर को दिखाऊंगा, मैं सुबह सुबह आ जाता हूँ 8, 8:30, तो गुरुजी ने कहा नहीं तुम 9:30 आ जाना या 9 बजे आ जाना। सो फिर इनको लगा कि अरे इनको तो पहले दिखाना है, तो गुरुजी ने अब मुझे लेट बुलाया है, सो आई माइट या एज वेल गो एंड डू माई जॉब देयर। तो वोट ऑफ थैंक्स दे करके फिर हम लोग आए इधर गुरुजी के पास। तो तब भी गुरुजी पेशेंट को भेज ही नहीं रहे, और चाय प्रसाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जस्ट केप सिटिंग एंड गुरुजी भी है लेकिन पेशेंट ही नहीं आ रहा है बाहर। So finally then uncle got very restless because he was also his teacher. तो डॉक्टर, तो इन्होंने अपने असिस्टेंट को फोन किया एम्स में और बोला कि भाई तुम जाओ उसकी फाइल बनाओ, उसके सारे डिटेल्स दिए और बोला कि वो डॉक्टर को मेरी तरफ से माफी मांग लेना कि मैं कहीं हेडअप हुआ हूँ तो मुझे लेट हो रहा है। तो उसने कहा ठीक है। फिर जब थोड़ी देर के बाद में गुरुजी ने पेशेंट को बुलाया और फिर उसके सारे कागज निकाल के इनको दिखाए और फिर बताया कि ऐसे ऐसे ये इनके पेपर्स हैं। और बहुत लंबी लिस्ट थी,
मेडिसिन की लिस्ट थी और उसमें डाइट का भी गाइडेंस था, बस कुछ कुछ लिखा हुआ था। तो गुरुजी ने कहा इनको कि अच्छा ठीक है, ये नंबर 1 जो गोली है ना इसको बंद कर देना, और ये नंबर 3 वाली जो है ना इसके आधे कर सकते हैं इसको गोली, फिर ये वाली चीज ना ऐसे करना। पूरा गुरुजी उनको बताने लगे। तो अंकल केप्ट लुकिंग एट गुरुजी कि अगर गुरुजी ने ही सब बताना है तो मुझे डॉक्टर के पास भेज क्यों रहे। बट देन ही सेड कि ओके गुरुजी ठीक है, हाँ जी गुरुजी बोल के ये पेशेंट को लेके हम लोग निकल गए। सो एज सुन एज वेंट देयर, तो जो डॉक्टर को हमने आगे भेजा था ही वॉज सिटिंग हैविंग हिज पेपर्स इन हिज हैंड और बैठे हुए थे तो उनके कमरे के बाहर, और हमें देख के खड़े हो गए और बोलने लगे कि मैंने तो सब कुछ तैयार कर लिया लेकिन अभी तक तो डॉक्टर ही नहीं आए। तो एज सुन एज ही सेड दिस, डॉक्टर केम फ्रॉम समवेयर एंड ही सेड कि वेरी सॉरी डॉक्टर पांडव, मुझे इतना लेट हो गया, यू मस्ट हैव वेटिंग यू मस्ट बी वेटिंग फॉर मी एंड ऑल दैट। फिर अंदर लेके गए और फिर उसके बाद में उन्होंने पेशेंट को बहुत प्यार से अच्छे से देखा, आधा घंटा अच्छी तरह से सारा असेसमेंट किया। एंड देन व्हेन डॉक्टर पांडव showed him the paper, he just had a look at it for 5-10 minutes and then he started uttering one line by line. He said ये पहली गोली बंद कर देते हैं, ये तीसरे नंबर की आधी कर देते हैं, फिर ये डाइट का चार्ट में ये कर देते हैं। तो द वे द सीक्वेंस गुरुजी हैज सेड every sentence, the doctor was saying the same way, same sentence and in the same sequence. So ये है हमारे गुरुजी। तो हमें उसी दिन से बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि सब कुछ करने वाले गुरुजी हैं, डॉक्टर तो बस एक जरिया है उनकी तरफ से करने वाले। तो ऐसे अनगिनत एक्सपीरियंसेस है, मेरी डॉटर के भी बच्चों के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। हमारी जर्नी इस तरह से चलती रही बेटी के साथ में। जैसे गुरुजी ने एक बार हम लोग बैठे हुए थे रात को, बहुत देर देर तक बिठाते थे गुरुजी। उस दिन तो इतनी देर तक बिठाया गुरुजी ने एक दिन कि सुबह होने वाली थी, 4:45 बजे अर्जुन अंकल गुरुजी के चरण मतलब जूते रख के उनके सामने और मत्था टेक के चले गए। ऊपर के कमरे के लाइट्स बंद हो गए, गौरव भैया पिंड में थे, सुधा आंटी अमेरिका में थी, सारा स्टाफ सो गया था इधर और सारे सेवादार चले गए थे, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने हमें क्यों रोक के रखा है। एंड सडनली गुरुजी सेड कि परसों तुम्हारे घर आएंगे। इट वाज संडे नाइट एंड व्हेन ही सेड दिस इट वाज मंडे मॉर्निंग ऑलरेडी एंड ही सेड बुधवार को तुम्हारे घर आएंगे, 300 डॉक्टरों को बुला लेना एम्स के और अपने फ्रेंड्स को इनको इधर उधर के लोगों को बुला लेना। और फिर मुझे बुलाया अपने पास, मुझे बोला ज्यादा खर्चा नहीं करना है, सारा सिंपल रखना है। देन ही टोल्ड मी व्हाट टू डू एंड देन और पास बुला के कान में उन्होंने मुझे बताया मेरे कि क्या प्रसाद बनाना है, किस तरह से बनाना है, वो भी सिखाया। और फिर गुरुजी उसके बुधवार के दिन फिर हमारे घर आए एम्स में, और उस दिन 550 लोग आए होंगे और पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में किस तरह से सब कुछ हुआ वो गुरुजी ही जाने। सारी तैयारी हमें लग रहा था हम अपने मन से कर रहे हैं, बट एवरीथिंग गुरुजी वाज मॉनिटरिंग। जैसे कि एक अंकल आंटी को जिनको हम बहुत पहले से जानते थे, जो गुरुजी के बड़ी प्यारी संगत है, उनके लिए गुरुजी ने इन्होंने लिस्ट बनाई थी कि हमारे फ्रेंड्स में बुलाने के लिए। तो गुरुजी का मैसेज आया कि उनको नहीं बुलाना है। तो हमें इनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, आने दो, उनको बुरा लगेगा, तो उनका नाम नहीं काटा। दोबारा मैसेज आया, थर्ड टाइम गुरुजी ने किसी अंकल को भेजा, वही शर्मा अंकल को, डॉक्टर शर्मा अंकल को, और उन्होंने फिर हमें एक्सप्लेन किया कि वाई गुरुजी इज सेइंग दिस, बिकॉज क्योंकि मतलब गुरुजी भी जानते थे कि इनको लग रहा है कि भाई किसी को बुरा ना लगे, बट गुरुजी दिस अंकल एक्सप्लेन इट टू अस कि गुरुजी का ये कहना है, गुरुजी ये मतलब का ये ऐसा ये होता है कि ब्लेसिंग्स जो मिलनी है संगत को, जिस संगत को, उसके बीच में कोई अटकाव या कोई क्लैश ना हो, एक के ब्लेसिंग के साथ में दूसरे की। इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस गुरुजी की बात फॉलो करो आप। सो दैट्स व्हाट वी डिड देन। वो आज भी हमें याद कराते हैं कि आपने उस दिन हमें नहीं बुलाया। सो इट वाज सच अ वंडरफुल थिंग।
उस दिन इतने लोगों को गुरुजी ने जिन जिन के जैसे जैसे मतलब उनकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट थी, जैसे जैसे ब्लेसिंग्स उनको मिलनी चाहिए थी, वैसे वैसे इंडिविजुअली ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। उसके बाद हमारे एम्स का, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स तो हमारे एम्स को मिली है। उस समय हमारे एम्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी और हेल्थ मिनिस्टर के साथ में एम्स का बहुत झगड़ा चल रहा था। एम्स की ऑटोनॉमी का बहुत इशू हो गया था, ऑटोनॉमी हमारी खत्म होने जा रही थी। तो इसके लिए पार्लियामेंट में भी बहुत ज्यादा उसके बाद में लड़ाई हुई है। और मेनका आंटी ने जिस तरह से इन लोगों के रिप्रेजेंट किया है, तो जब गुरुजी हमारे घर पे आए थे उसके 15 दिन पहले की बात है, मेनका आंटी ने अंकल से पूछा था, जब गुरुजी के साथ में ही बैठे थे दोनों, कि भाई आपकी एम्स की ऑटोनॉमी खत्म होने को जा रही है, आप लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो। सो अंकल बिफोर रिप्लाइंग एनीथिंग ही सेड, ही ओनली रिप्लाइड एक्चुअली कि जो करना है गुरुजी करेंगे। तो देन गुरुजी वाज क्वाइट, ही डिडंट से एनीथिंग। लेकिन आफ्टर गुरुजी केम टू अवर हाउस, उसके बाद में पार्लियामेंट में बहुत डिबेट हुआ। मेनका आंटी वाज स्पीकिंग इन राज्यसभा, जिसको लोग बोलने भी नहीं देने जा रहे थे, बट शी स्पोक सो वेल एंड इतने इंट्रिकेट बातें उसने बताई, उन्होंने बताई और ऐसी तरह से केस प्रेजेंट किया। तो मैंने पूछा था अंकल से कि भाई इनको ब्रीफ किसने किया, इनको कैसे ये सब पता है। तो उन्होंने कहा कि ब्रीफ तो मैंने ही किया था मेजरली, लेकिन इतने डिटेल्स में तो उन्होंने भी नहीं बताया होगा, ये सारा गुरुजी का कराया है। और ऐसे कितने सारे सत्संग है मेनका आंटी के साथ और भी लोगों के साथ में, कि इंडिविजुअली तो गुरुजी ब्लेस करते ही करते हैं, और इंडिविजुअली के साथ साथ ऐसा ब्लेसिंग देते हैं कि जिससे पॉलिसी लेवल पे बहुत बड़े पैमाने पे एक साथ हजारों लोगों के ऊपर उनका कल्याण, उनकी ब्लेसिंग्स पहुंचती है और वो पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे सत्संग है। मेरी बेटियां जब वहां पर थी अमेरिका में, तो कई बार उसके साथ में मेरे इस तरह की मतलब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स रही है, इतनी ब्लेसिंग्स रही है। तो ये महासमाधि के बाद की बात है। शी हैड फॉलन इल फॉर, बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी जब वो हार्वर्ड में पढ़ रही थी। तो उसके बहुत ज्यादा फीवर, पेट में दर्द, वोमिटिंग, डायरिया, एवरीथिंग शी हैड। और वहां का सिस्टम ऐसा है कि उसको कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। हमने अपने एम्स के जो भी वहां पर हमारे कॉन्टैक्ट्स थे उनके साथ भी उसका मतलब ये करा, कांटेक्ट करवाने की कोशिश की, ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश की, बट नथिंग हैपेंड। एंड शी हैड अपॉइंटमेंट 1 year आफ्टर फॉर अ स्पेशलिस्ट। तो उसकी रूममेट भी छोड़ के चली गई थी एंड शी वाज अलोन, शी वाज नॉट एबल टू गेट अप, शी वाज नॉट अलोन, शी वाज नॉट एबल टू इवन वॉक और ईट, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसका सारा सेमेस्टर मतलब वेस्ट हो रहा था, उसकी क्लासेस 1 महीने से कर नहीं पा रही थी। एंड शी यूज्ड टू कॉल मी एंड आस्क मी, मम्मी मैं क्यों नहीं ठीक हो रही हूँ मेरे से। मैं उसको कहती थी कि गुरुजी सब ठीक करेंगे, तो मुझे गुरुजी क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, यही मुझे पूछती रहती थी और रोती रहती थी। अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि भाई मैं जाऊं और उसको यहाँ वापस ले आऊं। उसका सेमेस्टर चाहे अब ना भी हो पाए कोई बात नहीं, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ऑलमोस्ट आई हैड डिसाइडेड। और उस दिन मैं मंदिर जा रही थी सेवा में अपनी, तो कार में मैं शब्द चलाती थी। उस दिन अचानक से जो शब्द मेरे पास था ही नहीं वो बजने लगा और पीने बोल लेना सब कुछ जानता। तो मैंने पूछा भी ड्राइवर से कि भाई ये कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा मैंने तो वही सीढ़ी चलाई है। सो आई थॉट दैट दिस इज द मैसेज फ्रॉम गुरुजी टू मी। अब गुरुजी की महासमाधि के बाद की बात है। उसके बाद में जब मेरी डॉटर को उस दिन क्या हुआ, शी जस्ट आस्क्ड मी कि मम्मी गुरुजी मुझे क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं। और मैंने कहा गुरुजी तुझे जल्दी ही ठीक करेंगे। उसी रात को गुरुजी ने दर्शन दिए रुजुता को और शी सॉ गुरुजी वहां पर रात को उसके पास आए। टेबल पे गुरुजी एक कोने में मतलब एक साइड में बैठे हुए थे, दूसरे साइड पे रुजुता खड़ी हुई थी एंड बोथ ऑफ देम वर कम्युनिकेटिंग टेलीपैथी से। तो ये गुरुजी को पूछने लगी कि गुरुजी आप मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहे हो। तो गुरुजी ने उसको कहा कि मैंने तुझे ठीक करा है, ठीक कर दिया है।
एंड गुरुजी ने उसको कोई एक चीज दिखाई मसाले की कि वो शी डजंट रिमेम्बर नाउ कि वो चीज तुम्हें नहीं खानी है। देन गुरुजी शोड हर द विजन कि उसको पहले एक बार उसके पहले वाले विजिट पे इंडिया के उसको फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे उसको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ा अपने फ्रेंड को। एंड शी हैड डन हर अल्ट्रासाउंड एंड सेड कि भाई इसको मुझे कुछ ओवेरियन सिस्ट और कोई पीसीओडी टाइप की प्रॉब्लम दिख रही है, तो लेकिन बहुत क्लियर कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो मैं उसको तुम मंडे को ले आना, उसको आफ्टर ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर देन आई विल चेक अगेन। तो शी वॉज वेरी वरीड एट दैट टाइम कि भाई मुझे ये सब क्यों हो रहा है और मैं कैसे मेरी ट्रीटमेंट होगी, मुझे क्या हो जाएगा। एंड देन मंडे व्हेन वी वेंट देयर एंड आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ वाटर शी एग्जामिन्ड हर, अल्ट्रासाउंड फिर किया तो उसमें पूरा सारा कुछ क्लियर आया, कुछ भी नहीं था। तो माय फ्रेंड टोल्ड मी कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे ही था, मुझे उस दिन पता नहीं कैसे दिख रहा था। तो मैंने रुजुता को कहा कि ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन हम लोग हमेशा ही यही कहते हैं और बिलीव भी करते हैं, लेकिन उस दिन जिस दिन गुरुजी ने इसको दर्शन दिए उस दिन बोला कि मैंने आज तेरे को ठीक किया है, मैंने उस दिन भी मैंने ही तुझे ठीक करा था। जो अल्ट्रासाउंड में गायब हो गया था उसका पीसीओडी और जो भी उसके ओवेरियन सिस्ट जो डॉक्टर को पहले दिख रहा था वो जो गायब हो गया था वो भी मैंने ही किया, ये गुरुजी ने उसको बताया। देन गुरुजी के हाथ में एक कांच की कटोरी जैसे बॉल था छोटा सा, जिसमें सफेद सा कुछ प्रसाद सा था, गुरुजी ने उसको वो दिया खाने के लिए। एंड देन शी वेरी स्लोली शी केप्ट ईटिंग दैट। देन गुरुजी ने उसके सिर पे ऐसे माथे पे हाथ रखा एंड शी हैड हाई फीवर एंड इमीडिएटली हर फीवर वेंट अप। ये सारा गुरुजी का आप विजन कहिए या प्रत्यक्ष उसको दर्शन दिए हैं, वो उसी पर्सन को समझ में आता है कि ये गुरुजी साक्षात उनके सामने खड़े रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट डे जब ये उठी तो शी हैड नो फीवर एंड शी वाज फीलिंग मच बेटर दो शी वाज वेरी वेरी वीक। दूसरे दिन उठ के जैसे इसने अपना फोन खोला तो इसको पता चला कि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की रात को ही गुरुजी ने उसको दर्शन दिए थे। तो रुजुता ने फिर अपने फ्रेंड्स इसमें मैसेज दिया हैप्पी महाशिवरात्रि। शी वॉज वेरी थैंकफुल टू गुरुजी। तो उनकी बिल्डिंग के नेक्स्ट बिल्डिंग में एक साउथ इंडियन लड़की रहती थी, शी रेसिप्रोकेटेड, शी ऑल्सो सेड हैप्पी महाशिवरात्रि, मैंने कोई प्रसाद बनाया है, वुड यू लाइक टू हैव इट। तो रुजुता ने लिखा यस एंड दैट गर्ल केम ओवर एंड व्हेन दैट गर्ल केम ओवर उसके हाथ में वही कटोरी थी कांच की जिस तरह की कटोरी इसने गुरुजी के हाथ में देखी थी, और उसमें खीर प्रसाद इसने अपने हाथ से बना के लाया था, जो रुजुता ने फिर धीरे धीरे खाया एक्चुअली अगेन। एंड देन देयर आफ्टर शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग। मुझे जाना नहीं पड़ा, उसका सेमेस्टर भी वेस्ट नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स से वो पास हो गई। सो दिस इज द वे गुरुजी इज ऑलवेज विथ अस ऑल द टाइम। गुरुजी की महासमाधि के बाद भी बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हो, सारी संगत परेशान हो गई थी, और फिर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि गुरुजी हमारे साथ ही है। गुरुजी ने महासमाधि के बाद हमें जैसे बोलते थे, जैसे बिठा के रखते थे और कहते थे पाठ करने के लिए, ध्यान करने के लिए। जब घूमने चले जाते थे कभी रश्मि आंटी के साथ, कभी मेनका आंटी के साथ रात को 1 बजे 2 बजे, और हमें बता के जाते थे कि तुम ध्यान करो या पाठ करो। डायरेक्टली ऐसे कुछ ज्यादा गाइडेंस मतलब हमें ना, हमने कभी पूछा गुरुजी से कि किस तरह से करना है, क्या क्या करना है, ऐसा कभी नहीं पूछा, ना उन्होंने कुछ बताया। इस तरह से हम लोगों को घर में लगता था कि हमको गुरुजी से ये वाली गाइडेंस लेनी चाहिए थी। इतना मालूम था, इतना पता था कि गुरुजी ने हमें ये बोला था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, ये बुक मेरी अपनी कहानी है और पढ़ने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, तो समाधि के बाद आई थिंक 2008 में फिर दोबारा पढ़ी, हमारे बच्चों ने भी पढ़ी, और इस बार कुछ अलग आनंद मिला, कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग मिली। जो जो अनुभव, जो जो सिद्धियां अलग अलग योगियों और महापुरुषों की वर्णन की है इस किताब में, वो सारी एक ही जगह हमारे गुरुजी महाराज में हम देख चुके थे। मेडिटेशन और साधना के लिए इस बुक में क्रिया योग का वर्णन है। तो हमें बहुत लगने लगा कि भाई हमको भी ये क्रिया योग जानना चाहिए, सीखना चाहिए। हम लोगों ने सर्च किया और पता चला कि कोई ऑथेंटिक क्रिया योगी अभी कोई यहाँ पर बनारस में या कहीं भी जहाँ इंडिया में
अभी कोई नहीं पता चल रहा था। बाहर कोई चले गए थे कहीं, तो हम बड़े मायूस हो गए। लेकिन 2 हफ्ते के अंदर अंदर गुरु जी ने बहुत ही इवॉल्व 2 क्रिया योगी गुरुओं से हमें मिलवाया, और उनमें से एक से हमने सीखा भी। और अभी इतना प्रैक्टिस हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मेरा बेटा है, ही हैज फॉलोड इट थ्रू आउट, एंड गुरुजी इज गाइडिंग हिम, हर समय उसको गाइड करते हैं। तो ये दिस इज अ वेरी इंडिविजुअल सत्संग। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम सबको यही चीज करना है या साधना करना है। हमारी योग्यता क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी चाहत क्या है, और सबसे ज्यादा हमारी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से गुरुजी हमें गाइडेंस देते हैं, रास्ता बताते हैं। और इस सत्संग की कुछ मतलब चीज बताने की वजह यही है कि जेन्युइनली इफ यू वांट टू प्रोग्रेस, हमें गुरुजी हमारे सामने हमेशा विकल्प लाते ही हैं। इस सारी जर्नी में गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, और आज भी दे ही रहे हैं। इनफैक्ट ही इज रनिंग अवर लाइव्स, वी ओनली नीड टू सरेंडर टू हिम, मीनिंग हैविंग कंप्लीट फेथ, accepting whatever he wants us to do, and loving him unconditionally. In all this, हमारा इतना ट्रांसफॉर्मेशन गुरुजी करवा रहे हैं, हमको स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रहे हैं। आज एक मुझे मैसेज मिला था जो इस चीज को समराइज करता है कि गुरुजी हमसे चाहते क्या है और हमें क्या बनना चाहिए। तो उस मैसेज में था कि अपने आप को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, और गुरुजी का निरंतर ध्यान करते रहें। दिस इज वेरी सिंपल। जब हम उनके वचनों पे चले, उनके बताए हुए राह पे चले, सो इट बिकम्स वेरी सिंपल टू लीड अ लाइफ, फ्रूटफुल लाइफ। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू ऑल फॉर द लिसनिंग, एंड थैंक यू विक्रम अंकल, मंदिर मैनेजमेंट, सारे सेवादार अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी।